वेलकम स्टूडेंट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू यूनिट, मनी एंड बैंकिंग। ये यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 1 इससे पहले मैंने कराई थी आप लोगों को, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। सबसे पहले इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में। एक समय ऐसा था जब लोग मनी का यूज नहीं किया करते थे और केवल कमोडिटी के बदले में कमोडिटी ही एक्सचेंज किया करते थे, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु। जैसे कि स्टार्टिंग में दिखाया गया है, कोई गाय देकर अपने जरूरत की जो भी सामान उसको बदले में चाहिए था वो ले लिया करता था। जिसके पास गुड़ था वो गुड़ दिया करता था, जिसके पास चावल थे वो चावल दिया करता था, जिसके पास कपड़ा था वो कपड़ा दिया करता था। इस प्रकार से लोग आपस में गुड्स को एक्सचेंज करके ही काम चलाया करते थे। लेकिन उस दौरान कुछ समस्याएं पैदा होती थी जिसकी वजह से कभी कभी एक्सचेंज नहीं हो पाता था। जैसे कि अगर मुझे आपकी वस्तु की आवश्यकता है तो आपको भी मेरी वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी एक्सचेंज हो पाएगा, वरना एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। इसीलिए जरूरत महसूस हुई कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे कि सभी लोग उसे आसानी से स्वीकार कर सकें। इसलिए फिर बात आ गई गोल्ड पर। गोल्ड के बाद मेटल कॉइन्स, देन पेपर मनी, देन प्लास्टिक कार्ड्स जिसे प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी, जैसे है कि आजकल डिजिटल मनी चल रहा है। पेटीएम, यूपीआई के द्वारा हम लोग अपना पैसा कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं डिजिटल। और लेटेस्ट है क्रिप्टो करेंसी। ये भी एक प्रकार का डिजिटल मनी ही है जिसमें हम लोग अपनी वेल्थ को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं बिटकॉइंस में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में, इवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ कैसे। सबसे पहले शुरुआत की गई कौड़ियों से। कौड़ियों के द्वारा लोग आपस में गुड्स को एक्सचेंज किया करते थे। सबसे पहले कौड़ियों को ही मान्यता प्राप्त हुई थी मनी के रूप में। लेकिन कौड़ियों में कुछ दिक्कतें आने लगी धीरे धीरे। जैसे कि अगर कौड़ी फूट जाती थी, जैसे कि आपको राइट हैंड साइड पर यहां दिखाई देगा, ये फूटी कौड़ी है और ये कौड़ी है, तो कौड़ी फूटने के बाद उसकी कीमत कम हो जाया करती थी। या फिर जब कौड़ियों की चमक कम हो जाती थी तो उस वजह से भी लोग कौड़ियों को एक्सचेंज करने से मना कर दिया करते थे। तब जरूरत महसूस हुई कि कौड़ियों से काम नहीं चलेगा इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी चमक कम ना हो, कीमत कम ना हो। तो उसका जो जवाब मिला वो मिला गोल्ड। फिर शुरू हो गई गोल्ड की अशर्फियां, गोल्ड के सिक्के। लेकिन इन्हें भी बंद करना पड़ा। इनमें समस्या ये थी कि असली और नकली सिक्कों की पहचान करना आसान नहीं था, क्योंकि अंदर मेटल होता था दूसरा, यानी कि पीतल, और उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती थी सोने की। तो जब भी लोग एक्सचेंज करेंगे तो हमेशा तो सिक्के को तोड़ के देखेंगे नहीं कि ये असली है कि नकली है। तो इस वजह से इन सिक्कों को बंद करना पड़ा और इसकी जगह ले ली मोहरों ने। ये आपको जो दिखाई दे रही हैं ये मुद्रा है, जिन्हें मोहरें कहा जाता है, जिस पर हर एक राज्य जो अपने सिक्के जारी किया करता था वो उस पर अपनी मोहर लगा दिया करता था, जिससे कि अब कम से कम इस बात के चांसेस कम हो गए कि ये मोहरें नकली बन सकती हैं। सिक्के नकली बन जाते थे सोने की परत चढ़ाकर, लेकिन ये मोहर नकली बनाना उस वक्त लोगों के लिए आसान नहीं था। ये केवल राजा महाराजा जो हुआ करते थे, शहंशाह हुआ करते थे, उन्हीं के पास टकसाल हुआ करती थी इन सिक्कों को गढ़ने के लिए, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मिंट। लेकिन इन सिक्कों को भी कुछ समय के बाद बंद करना पड़ा। अब इन सिक्कों को बंद क्यों करना पड़ा, इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर हमने किसी सिक्के की कीमत रखी 1 रुपया और उसमें गोल्ड भी है 1 रुपए का उस वक्त के हिसाब से,
तो कुछ समय के बाद क्या हुआ कि सिक्के की कीमत तो 1 रुपया ही रही, लेकिन उसके अंदर जो गोल्ड था वो धीरे 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 महंगा होना शुरू हो गया। यानी कि सिक्के की कीमत रह गई 1 रुपया और उसके अंदर जो सोना था उसकी कीमत हो गई 2 रुपए। तो अब ये सिक्के जिस व्यक्ति के पास पहुंचते थे वो व्यक्ति इन सिक्कों को आगे एक्सचेंज करता ही नहीं था, बल्कि पिघाल लिया करता था, मेल्ट कर लिया करता था, जिसकी वजह से सिक्के धीरे धीरे मार्केट से गायब होने लगे। तो फिर सोचा कि ऐसा मेटल तो काम नहीं आएगा सिक्कों में, इसको चेंज करना पड़ेगा। बदलाव करने के लिए शुरू किए गए चांदी के सिक्के। कुछ वर्षों तक तो ये चले, लेकिन कुछ वर्षों बाद जो प्रॉब्लम सोने के सिक्कों में आई थी वही समस्या चांदी के सिक्कों में भी आने लगी। यानी कि लोगों ने इनको भी पिघालना शुरू कर दिया एक समय के बाद, जब दिखाई दिया कि सिक्के की कीमत तो रह गई कम और उसके अंदर जो चांदी है उसकी कीमत हो गई है ज्यादा। फिर इसकी जगह ले ली पीतल के सिक्कों ने। कुछ समय के पश्चात पीतल के सिक्कों के साथ भी यही हुआ। पीतल के सिक्के भी मार्केट से गायब होने लगे क्योंकि लोगों ने उनको पिघालना शुरू कर दिया। फिर आए तांबे के सिक्के। इनके साथ भी यही समस्या पैदा हुई। इनको भी लोगों ने पिघालना शुरू कर दिया तो इनको भी बंद करना पड़ा। उसके बाद एल्यूमिनियम के सिक्के आए और ये सिक्के शायद आपने देखे भी होंगे। ज़्यादा तो नहीं, 10 पैसे या 20 पैसे का सिक्का देखा होगा आप लोगों ने अपने घरों में। ये सिक्के बंद करने पड़े क्योंकि डिमोनेटाइजेशन की वजह से। इनमें पिघालने वाली कोई शिकायत नहीं थी इस प्रकार की, क्योंकि इनकी कीमत ही कुछ नहीं रही एक समय के बाद। तो गवर्नमेंट ने इनको बंद कर दिया था, डिमोनेटाइज कर दिया था। यानी कि ये मुद्रा जो है वो चलन से बाहर हो गई। इसके बाद आए गिलेट के सिक्के, 5 रुपए के, 2 रुपए के, 1 रुपए के। ये सिक्के अभी भी मार्केट में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन समस्या इनके साथ भी यही हुई थी। जैसे कि आप सिक्का देख रहे हैं 1 रुपए का, जो गिलेट का सिक्का है, या 2 रुपए का ये जो आप सिक्का देख रहे हैं, इसकी कीमत तो 1 रुपया है, लेकिन इसके अंदर जो मेटल है गिलेट वो अब 1 रुपए का नहीं है, वो उससे कई ज़्यादा टाइम्स महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से इनको भी मार्केट से गायब होते हुए देखा गया क्योंकि लोगों ने इनको पिघालना शुरू कर दिया। उसके बाद लेटेस्ट सिक्के फिलहाल जो चल रहे हैं वो 5 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के, इस प्रकार के सिक्के चल रहे हैं जो आप लोग देखते हैं। और करेंसी नोट्स ये फिलहाल चलन में हैं सारे। 10 रुपए का, 100 रुपए का, 20 रुपए का, 200 रुपए का नोट, 50 रुपए का, 500 रुपए का और 2000 रुपए का। तो ये है मनी की पूरी कहानी कि किस तरीके से, कहां से मनी की स्टार्टिंग हुई और कहां तक ये कहानी पहुंची। अब यहां से हम लोग मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन चैप्टर मनी एंड बैंकिंग, जिसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे मनी के बारे में। मनी इज दैट विच मनी डज, यानी कि पैसा वो है जो पैसे का काम करे। और पैसे का काम है क्या? पैसे का काम केवल इतना है कि हम लोग पैसे के माध्यम से किन्हीं भी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या अपना कर्जा चुकाने के लिए हम लोग पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसा जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ये इंडिया के हिसाब से यूज कर रहा हूं। हर एक देश में करेंसी अलग अलग है। इंडिया में पैसा, रुपया, वैसे मनी को शुद्ध हिंदी में मुद्रा कहा जाता है। तो मनी का काम क्या है कि इससे हम लोग आसानी से गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं और मनी के माध्यम से हम लोग अपना कर्जा चुका सकते हैं। मनी में बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपल इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रिपेमेंट ऑफ डेट्स, यानी कोई भी वस्तु, एनीथिंग, जिसका इस्तेमाल किया जा सके गुड्स को एक्सचेंज करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक बुक है और वो बुक मैं आपको देकर
आपकी कोई वस्तु प्राप्त करना चाहता हूं और आप इस चीज के लिए तैयार हैं, तो वो बुक भी मनी कहलाएगी। लेकिन ये जो बुक है ये सामान्य रूप से सभी के द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। इस बुक को केवल आप स्वीकार कर सकते हो सकता है कि वो आपके काम की हो, इसलिए आप उस किताब को लेकर मुझे बदले में अपनी कोई वस्तु देने को तैयार हो जाएं। लेकिन ये बुक केवल आपके लिए उपयोगी हो सकती है, हर व्यक्ति के लिए नहीं। तो इसलिए ऐसी भी किसी वस्तु को हम लोग मनी का दर्जा नहीं दे सकते। मनी का दर्जा केवल ऐसी ही किसी वस्तु को दिया जाएगा जो जनरली एक्सेप्टेबल हो, यानी कि सामान्य रूप से सभी के द्वारा स्वीकृत हो। और ऐसे तो फिलहाल जो आप देखते हैं सिक्के ही हैं या करेंसी नोट्स हैं, जिन्हें किसी भी व्यक्ति को देकर आप आसानी से उसकी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। मनी इज द कमोडिटी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसे हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल कर सकें। मनी इज एनीथिंग यूजेबल फॉर अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शंस दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जिसका लेन देन में इस्तेमाल किया जा सके, एज इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड, या लिख सकते हो जनरली एक्सेप्टेड। लेकिन वो वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसे सामान्य रूप से कोई भी स्वीकार कर ले। जैसे कि आप 500 रुपए का नोट दो फिलहाल और बदले में 500 रुपए तक की कीमत का कोई भी सामान खरीद सकते हो, कोई भी इंसान उस नोट को लेने से इनकार नहीं करता है। या 2000 का नोट या 100 रुपए का नोट, अर्थात ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसे कॉमनली हर व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मनी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस, यानी कि कार्य क्या है मनी के। पॉइंट नंबर 1, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी डन विद मनी। यह मनी का पहला कार्य है, पहला फंक्शन, कि मनी के द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स अंडर बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? जिसमें गुड्स और सर्विसेज को गुड्स और सर्विसेज के बदले में ही एक्सचेंज किया जाता था जब मनी का प्रयोग नहीं हुआ करता था। और उसमें एक समस्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की समस्या, यानी कि मुझे अगर आपकी वस्तु की आवश्यकता है तो आपको भी मेरी वस्तु की आवश्यकता होनी ही चाहिए, तभी हम लोग आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। वरना इकोनॉमी में डिमांड भी रहेगी, सप्लाई भी रहेगी, उसके बाद भी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। लेकिन मनी के आ जाने से ये समस्या हो गई खत्म, क्योंकि मनी को लेने से कोई भी इंसान इनकार नहीं करता है। आप मेरी वस्तु लेने से इनकार कर सकते हो कि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है और बदले में मैं अपनी वस्तु नहीं दूंगा, लेकिन मनी को लेने से कोई भी इंसान मना नहीं करता है। तो मनी का ये पहला फंक्शन है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 2, यूनिट ऑफ अकाउंट। इट रिफर्स टू अ कॉमन यूनिट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि मनी के द्वारा हम लोग किसी भी चीज की वैल्यू को आसानी से मेजर कर सकते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं था। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंस ऑफ अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू अंडर बार्टर एक्सचेंज, यानी कि बार्टर एक्सचेंज में ये समस्या थी कि किसी भी चीज का मेजर कोई फिक्स ही नहीं था। कि अगर मुझे आपसे आपका सामान चाहिए, जैसे कि आपके पास कपड़ा है और मेरे पास चावल है, तो ये डिसाइड करना आसान नहीं था कि कितने कपड़े के बदले में कितना चावल दिया जाए। अर्थात किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर किया ही नहीं जा सकता था। इसलिए उस समय ना तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ करता था और ना ही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हुआ करता था, यानी कि ना कंज्यूमर संतुष्ट होता था और ना ही प्रोड्यूसर संतुष्ट होता था अपने गुड्स को बेचकर। लेकिन मनी के आ जाने से अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी आ चुका है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ चुका है, क्योंकि मनी के माध्यम से हम लोग हर चीज की कीमत को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं कि अगर मुझे आपका सामान कोई चाहिए तो उसके बदले में मैं कितनी कीमत चुकाऊंगा। ये हम दोनों मिलकर
म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, जिसके द्वारा आसानी से एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन जब मनी नहीं था तो चीज़ों की वैल्यू को मेजर करना भी आसान नहीं था। थर्ड पॉइंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। इट मीन्स स्टोरिंग असेट फॉर यूज इन फ्यूचर। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम डिफिकल्टी इन कैरिंग फॉरवर्ड वंस वेल्थ इन बार्टर एक्सचेंज। यानी कि मनी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। मनी एक ऐसा असेट है जिसको हम लोग स्टोर करेंगे और फ्यूचर में जब हमें जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। जब मनी नहीं था तो लोग वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाते थे, और उस वक्त अगर लोग वैल्यू को स्टोर करना चाहते तो उन्हें क्या करना पड़ता? उन्हें गुड्स को स्टोर करना पड़ता। जैसे कि मैं कपड़ा बना रहा हूं अगर, तो मैं कपड़े को स्टोर करूंगा। आप अगर चावल के प्रोड्यूसर हो तो आप चावल को इकट्ठा करोगे वैल्यू को स्टोर करने के लिए। लेकिन कमोडिटीज की एक शेल्फ लाइफ होती है। एक निश्चित समय के बाद वो चीज़ काम नहीं आती, चाहे वो चावल हो या कपड़ा हो। एक समय के बाद वो चीज़ इस प्रकार की रह जाएगी कि उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए बार्टर एक्सचेंज में ये समस्या थी कि लोग अपनी वेल्थ को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे। यानी कि आज की डेट में हम लोग चीज़ को पैदा कर रहे हैं और उसे यूज़ करना चाहते हैं अब से 20 साल बाद। फिलहाल हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हम लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसे को स्टोर कर लेते हैं, और 20 साल बाद या 50 साल बाद उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हो। और अच्छी बात तो ये है कि वो पैसा घटेगा नहीं, बल्कि उसकी वैल्यू बढ़ ही जाएगी फ्यूचर में। क्योंकि अगर आप वो पैसा बैंक में जमा कर रहे हो या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस पर रिटर्न्स भी तो मिलेंगे आपको। गुड्स पर इस प्रकार के ना तो कोई रिटर्न्स मिलते थे और ना ही उनको इन्वेस्ट किया जा सकता था, ना ही उनको स्टोर किया जा सकता था। मनी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, यही है उसका थर्ड फंक्शन। और लास्ट पॉइंट नंबर फोर्थ, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। इट मीन्स पेमेंट टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। यानी कि मनी के आ जाने से फ्यूचर पेमेंट्स स्टार्ट हो गई। फ्यूचर पेमेंट्स का मतलब सीधा सीधा हुआ लोन के रूप में, क्रेडिट के रूप में। अगर मैं आपसे पैसा लेता हूं आज की डेट में और आपसे कहता हूं कि 1 साल बाद मैं आपको 20% रिटर्न के साथ ये पैसा वापस करूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं सिक्योरिटी दे रहा हूं तो। क्योंकि बैंक तो इतने रिटर्न्स नहीं देता है। बैंक तो सेविंग अकाउंट पर 3 या 4% रिटर्न दे रहा है और फिक्स्ड अकाउंट पर 5.5 या मैक्सिमम 6% रिटर्न दे रहा है। तो फिलहाल क्रेडिट चल रहा है मार्केट में, लोग पैसा लेते हैं और कुछ समय के बाद इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस कर देते हैं। बार्टर एक्सचेंज में ऐसा नहीं हुआ करता था। जब पैसा था ही नहीं तो उधार लेंगे क्या और देंगे क्या? वस्तु, अगर मैंने आपसे आपकी वस्तु ले ली कि 6 महीने बाद आपको वापस करूंगा वस्तु को थोड़ा बढ़ाकर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। क्योंकि अगर मैं आज की डेट में आपसे एक वस्तु ले रहा हूं, कोई भी वस्तु एज्यूम कर लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे आज की डेट में आम ले लिए और फिलहाल चल रही है सर्दियां, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आम मैं आपको वापस करूंगा 6 महीने बाद गर्मियों में, वो भी 20% ज़्यादा आम वापस करूंगा। तो उस समय आम की कीमत ज़्यादा नहीं होगी। फिलहाल तो सर्दियां चल रही हैं मान लीजिए, तो आम बहुत ज़्यादा महंगा है क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन 6 महीने बाद जब गर्मियां आ जाएंगी तो वही आम हो जाएगा बहुत ज़्यादा सस्ता। तो 20% क्या, अगर मैं आपको डबल भी वापस करूं तो भी आपको उसमें नुकसान होगा। जिसकी वजह से बार्टर एक्सचेंज में फ्यूचर पेमेंट्स यानी कि क्रेडिट चलता ही नहीं था बिल्कुल भी। लोग ना उधार लिया करते थे ना उधार दिया करते थे। लेकिन मनी के आ जाने से अब ये डेफर्ड पेमेंट्स स्टार्ट हो गई हैं। यानी कि हम आपसे पैसा ले लेते हैं और आपको वापस करेंगे एक निश्चित समय के बाद इंटरेस्ट के साथ। और सेम इसी प्रकार से कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स भी अब स्टार्ट हो गई हैं।
पहले कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स भी नहीं हुआ करती थी। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स का मतलब होता है कि जैसे कि एक व्यक्ति ने मेरा मकान बनाया और मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कह दिया कि मैं आपको फिलहाल 5 लाख रुपए दूंगा, तो फिलहाल तो ये चलता है मार्केट में, लेकिन पहले ऐसा नहीं चलता था कि जब पैसा था ही नहीं तो देंगे क्या। और अगर 5 लाख रुपए की कोई वस्तु देंगे तो उस वस्तु का करेगा क्या, उसे रखने के लिए ही उसके पास जगह नहीं होगी। तो इस वजह से पहले कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स होती हैं। 5 लाख क्या 5 करोड़ की भी होती हैं, 500 करोड़ की भी होती हैं। लेकिन जब पैसा नहीं था तो इस प्रकार की ना तो फ्यूचर डेट पर पेमेंट्स हुआ करती थी और ना ही कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स हुआ करती थी। नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी के अलग अलग रूप यहां देखे जाएंगे। पहला है फिएट मनी। इट रिफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाई ऑर्डर या फिर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कोई भी ऐसा मनी जिसे गवर्नमेंट के आदेश पर जारी किया गया हो या किसी ऐसी अथॉरिटी ने उसको जारी किया हो जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है। अगर गवर्नमेंट के आदेश पर किसी भी मनी को जारी किया जाता है, इशू किया जाता है, तो वही कहलाता है फिएट मनी। इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड कॉइन्स। फिलहाल अगर हम लोग देखें तो जितने भी देश के अंदर सिक्के और नोट चल रहे हैं वो सब फिएट मनी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के आदेश पर या गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू किए गए हैं। पॉइंट नंबर 2, फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी का मतलब होता है कोई भी ऐसा मनी जिसे केवल विश्वास के आधार पर मनी माना जाता है, एक्चुअली वो मनी होता नहीं है। जैसे कि चेक। अगर मैंने किसी भी दुकानदार से 10 लाख रुपए का कोई सामान खरीदा, जैसे कि कार खरीदी मैंने, और बदले में मैं उसको दे रहा हूं चेक, तो वो चेक रिसीव करेगा कि नहीं करेगा ये डिपेंड करता है इस बात पर कि उसे मुझ पर विश्वास है कि नहीं है। अगर वो स्वीकार कर रहा है तो किसी विश्वास पर ही स्वीकार कर रहा है, ये मानते हुए कि उसके अकाउंट में मेरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा जब वो चेक अपने बैंक में प्रेजेंट करेगा। लेकिन चेक जो है हर व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को चेक दोगे जो आपको जानता ही नहीं है तो वो चेक लेने से इनकार कर सकता है। चेक लेने से इनकार करना कोई क्राइम नहीं है। करेंसी रिसीव करने से इनकार करना क्राइम है। अगर आप किसी व्यक्ति को 2000 का नोट दे रहे हो और वो कहता है कि मैं इस 2000 के नोट को नहीं मानता, ये तो कागज़ है, मुझे तो कोई सॉलिड चीज़ दिला के दो जिसकी कीमत हो, जैसे गोल्ड सिल्वर, तो ये क्राइम माना जाएगा। लेकिन चेक को रिसीव करने से अगर कोई इंसान मना कर देता है तो ये कोई क्राइम नहीं है। ये फिड्यूशियरी मनी है जिसे केवल विश्वास के आधार पर मनी मान लिया जाता है। अगर मैं अपने किसी फ्रेंड को चेक दे रहा हूं 10,000 रुपये का और वो विश्वास के आधार पर मुझसे वो चेक स्वीकार कर रहा है, तो इसका मतलब उसके हाथ में जो वो चेक है 10,000 रुपये का, वो अपने आप में खुद 10,000 का नोट हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू है 10,000 रुपये। तो ऐसे ही मनी को कहा जाता है फिड्यूशियरी मनी। पॉइंट नंबर 3, फुल बॉडीड मनी। इट रिफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स। अगर कोई ऐसा कॉइन है जिसकी वैल्यू है मान लीजिए 5 रुपये और उसके अंदर जो मेटल है वो भी 5 रुपये के बराबर है, उस वक्त जिस वक्त वो मनी इशू किया गया यानी कि जारी किया गया, तो ऐसे कॉइन को हम लोग बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। इट रिफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज एंड व्हेन दीज आर इश्यूड। अगर किसी भी सिक्के को जारी किया गया, सिक्के की कीमत है 5 रुपये और उसके अंदर जो मेटल है उसकी कीमत भी फिलहाल 5 रुपये के बराबर ही है, तो ऐसे मनी को हम लोग बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, क्रेडिट मनी। इट रिफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू।
यानी कि अगर कोई सिक्का है, कॉइन, जिसकी फिलहाल कीमत है 5 रुपये, लेकिन उसके अंदर मेटल 5 रुपये के बराबर नहीं है, मेटल उसके अंदर केवल 1 रुपये का है, तो ऐसे किसी भी मनी को हम लोग क्रेडिट मनी बोलते हैं, जिसमें मनी वैल्यू ज़्यादा होती है। और अगर आप देखें नोट्स, करेंसी नोट जितने भी आते हैं, पेपर करेंसी नोट्स, उनमें तो ऐसा ही होता है। जैसे कि 2000 का नोट, 500 रुपये का नोट, उसकी वैल्यू है 500 रुपये या 2000 रुपये, लेकिन उसके अंदर कमोडिटी नहीं है 2000 की, है तो वो कागज़ ही। तो ऐसी कोई भी करेंसी जिसमें मनी वैल्यू हो ज़्यादा और कमोडिटी वैल्यू हो कम, उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट मनी। नंबर 5, हाई पावर्ड मनी। ऐसा मनी जिसमें पावर ज़्यादा होती है। फिलहाल अगर देखा जाए इंडिया में, तो 500 रुपये के नोट, 1000 रुपये के नोट जो आरबीआई ने जारी कर रखे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ये सभी हाई पावर्ड मनी हैं। चाहे 10 रुपये का नोट हो या 20 रुपये का नोट हो। द करेंसी क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक, यानी कोई भी करेंसी जो सेंट्रल बैंक ने, यानी कि हमारे देश के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की है, उसे हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। इट इज द सम टोटल ऑफ, पॉइंट नंबर ए, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल। इसमें वो सारा पैसा शामिल हो जाएगा जो जनता के पास है। पॉइंट नंबर बी, वॉल्ट कैश ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स के पास खुद का जो पैसा है। और पॉइंट नंबर सी, कैश रिजर्व्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई। और कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा जो कैश रिजर्व जमा कराया जाता है आरबीआई के पास, ये सभी कहलाता है हाई पावर्ड मनी, क्योंकि ये वही मनी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही जारी किया है। दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी बेस और बेस मनी इन द इकोनॉमी। इसे ही हम लोग कहते हैं मॉनेटरी बेस ऑफ द इकोनॉमी या बेस मनी ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि यही हमारी इकोनॉमी का आधार है। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 6, बैंक मनी। द डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक्स विच कैन बी विड्रॉन बाई इशुइंग चेक्स। बैंक मनी का मतलब है वो मनी जिसे जनता के द्वारा बैंकों में जमा कराया गया है और जनता की डिमांड करने पर वो वापस निकाला जा सकता है पैसा चेक्स के द्वारा। तो ऐसा कोई भी मनी जिसे बैंक में जमा कराया गया है जनता के द्वारा, वो बैंक मनी कहलाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। और ये बात अभी आगे काम भी आएगी नेक्स्ट टॉपिक में। इस सेशन के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।